गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टैंडर्ड 11th का इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसमें हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 थॉरली डील करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैनॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला सेट क्या है? पहला सेट है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। पहला सेट है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। तो इसमें लेंथ एज अ फंडामेंटल यूनिट हो गया, मास एज अ फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट हो गया, वेलोसिटी में क्या है? लेंथ और टाइम आता है। ठीक है, तो इस पे क्या है कि ये डेराइव्ड यूनिट है भले, लेकिन इसमें टाइम का भी एक कंपोनेंट आ गया है ना। फिर सेकंड क्या है? तो इस पे क्या है कि लेंथ, मास और टाइम तीनों कंपोनेंट आ गए इस सेट में। तो इन तीनों के हेल्प से हम बाकी क्वांटिटीज को डेराइव कर सकते हैं, राइट। अगर हम वेलोसिटी को एज अ फंडामेंटल यूनिट ले लेते हैं अगर तो। सेकंड क्या है? लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। लेंथ, सेकंड क्या है? टाइम है। थर्ड क्या है? वेलोसिटी। कोई मतलब हुआ इसका? कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहला तो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ से आप एरिया डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, आप इससे मिल सकता है। टाइम, टाइम से भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, हमारा वेलोसिटी मिलेगा, हमारा टाइम इटसेल्फ हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड यूनिट है। किससे डेराइव हो रहा है? लेंथ एंड टाइम से। तो ये जब दोनों दे ही दिए हैं तो हम ये ऑटोमेटिकली डेराइव कर सकते हैं। तो ये फिर फंडामेंटल क्वांटिटी इस पर्टिकुलर सेट पे नहीं हुआ। ठीक है, अब नहीं हुआ तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ which of the following cannot enter into a list of fundamental quantities in any system of units। तो यही आंसर हो गया, क्योंकि इस लिस्ट में थर्ड वाला कुछ ऐसा आइटम होना चाहिए जिसमें मास हो, है ना। मतलब मास के रिलेशन में अगर कोई डेराइव्ड क्वांटिटी ही ले रहे हैं, हम डेराइव्ड यूनिट ही ले रहे हैं, तो उस पर मास का कोई कंपोनेंट होना चाहिए था, तब ठीक रहता। ठीक है, तो ये नहीं है, दिस इज द आंसर। बट ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं श्योर होने के लिए। सी क्या है? मास, टाइम एंड वेलोसिटी। एक ही चाहिए, मास, टाइम एंड वेलोसिटी हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया एंड वेलोसिटी हो गया। ठीक है, मास, टाइम और इससे क्या मिला हमें? लेंथ मिल गया। एक ही बात हो गया, इसमें मास, एमएलटी तीनों है। फिर फोर्थ क्या हुआ? लेंथ, टाइम एंड मास। फोर्थ है लेंथ, टाइम एंड मास। ये तो बहुत ही फंडामेंटल हो गया, लेंथ, टाइम एंड मास। लेंथ, टाइम एंड मास, ये तो बहुत फंडामेंटल हो गया, तो होना ही चाहिए, यही इनफैक्ट लिस्ट में जाना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है उसे हम कैसे लिख रहे हैं? एन यू। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। अब क्या है? वेर u इज द यूनिट्स यूज्ड एंड n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। u है हमारा यूनिट और n है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है कि एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, उस पर आप इटरेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। अभी आप आगे देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है? रिलेशन दे रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी दे रहा है। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रूट है उसका क्या है। तो वो चीज़ हम अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे ईजी हो जाता है ज़्यादा,
ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड एज NU, अभी तक यही बोला है, वेयर U इज यूनिट यूज्ड एंड N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, if the result is expressed in various units, then बस अब यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं हम. सबसे सिंपल हम लेते हैं क्या, 150 kg. ठीक है, 150 kg ले लेते हैं. ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये यूनिट हो गया. ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई चीज़ का भी वेट, आलू का वेट ले लेते हैं 150 kg. तो जब इसको डिफरेंट यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं तो N और U का क्या रिलेशन रहता है. अभी हम इसे क्विंटल में सपोज दैट एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, 1.5 क्विंटल. एक क्विंटल कितना होता है एक क्विंटल, 100 kg. ग्रेट. फिर अगर हम इसे ग्राम्स में मेजर करते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये मामला थोड़ा बिगड़ जाता है. 10⁻³ ग्राम्स, ये कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁵ ग्राम्स. इतना काफ़ी है. ठीक है, अभी हमें क्या पता चल रहा है इस चीज़ से, और जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको देखकर क्या आप रिलेशन निकाल सकते हो. N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ U, ऐसा है क्या, मतलब N बढ़ता जा रहा है जैसे U का साइज बढ़ता जा रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. U का साइज अगर ये बढ़ा तो N क्या है, N घटा. सॉरी, इसको हम ऐसे करते हैं, N एंड U को, N अगर U अगर हमारा बढ़ा तो N हमारा घटा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि kg से हमारा क्विंटल में गया. ठीक है, तो यूनिट्स क्या, यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं. क्विंटल एक हायर यूनिट है ना, 100 kg को एक्सप्रेस करता है, तो उस पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, घट गया. अभी हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, 1.5 टाइम्स ऑफ क्विंटल. पहले कैसे एक्सप्रेस करते थे, 150 टाइम्स ऑफ kg, है ना. वही अगर यूनिट्स घटता है ना, जैसे kg से क्या हो गया, ग्राम्स हो गया. फिर N का वैल्यू क्या है, बहुत तेजी से बढ़ गया इस बार, है ना, 1.5 × 10⁵. बाप रे. ये तो फिर क्या है रिलेशन, ये सीधा ये रिलेशन दिखता है यहाँ पे, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U और U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N. ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन D है आपका करेक्ट. राइट. अभी हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़िए. सपोज दैट अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t. m⁴ a कर दिया, l⁴b कर दिया, t⁴c कर दिया. ठीक है, ये कर दिया. देन द क्वांटिटी मास can always be represented, dimensionally represented in terms of LT and X. मास को LT और X के टर्म्स पर रिप्रेजेंट करने का देख रहे हैं हम. ठीक है, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LT X. ये तो वैसे भी गलत हो रहा है. क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ बोल रहा है कि हमने X को MLT के टर्म्स पे रिप्रेजेंट किया है. कैन नेवर भी, तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है ना. C may be represented in terms of LTX if A is equal to 0. if A is equal to 0 हो जाता है तो क्या होता है, मास ही 0 हो जाएगा. मास को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते. A तो कम से कम एक मतलब नॉन ज़ीरो होना चाहिए, है ना. इस क्वांटिटी को, इस A को 0 कर देते तो ये
टर्म ही 1 हो जाता है ना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। तो फिर वो डायमेंशनली मास को हम किसी और क्वांटिटी के टर्म्स पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे जो फंडामेंटल या डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उसके टर्म्स पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अगर a 0 हो जाता है। तो क्या हुआ, पहला तो हमने b को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन के हिसाब से ही गलत है ना। फिर c, क्योंकि ये a के पावर को ही 0 कर रहा था। डी ऑप्शन देखते हैं हम। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ बात बनता हुआ नजर आ रहा है, एल टू द पावर माइनस बी, ठीक है, एंड टी टू द पावर माइनस सी। हाँ, a इज नॉट इक्वल टू 0, यह बात पसंद आई मुझे। एंड एक और भी अच्छा चीज़ लिखा है कि मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स। तो यस, एज पर क्वेश्चन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स, है ना। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स। ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स, तो उसके लिए हमें श्योर होना होगा कि ये x जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को, डिराइव्ड क्वांटिटी को हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी डिनोट करते हैं, है ना। तो ऑलवेज में फिर ये श्योर होना पड़ेगा हमें कि ये x जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, ओके। अदरवाइज मे बी हम लिखते हैं तो उस पर यह हमारे पास एक रूम रहता है, एक ऑप्शन रहता है कि आइदर ये फंडामेंटल हो सकता है या नहीं हो सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो मास तो रहेगा ही लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे 1 हो चाहे -1 हो, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो डी हुआ, है ना। डी इज़ व्हाट, it may be represented in terms of L, T and X if A is not equal to 0. So D is the correct option. अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी की इमेजिन कीजिए। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा क्वेश्चन सेकंड था उस पर एक रियल लाइफ एग्जांपल आपने लिया, उससे फिर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर इजी हो गया, है ना। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। वो क्या है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ अ यूनिट, ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो काफ़ी चीज़ होती है। क्या होती है, रेशियो, रेशियो है ना किसी चीज़ का, a/b, सेम यूनिट्स है, सेम यूनिट्स है, ठीक है, सेम यूनिट हो गया। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट तो रूल आउट हो गया। अच्छा, ये आप जो ये रूल आउट करने का, एलिमिनेशन का जो मेथड है, ये मेथड द बेस्ट होता है ऑप्शंस चूज करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो, किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में, तो आप जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको तो आप कम से कम कट कर दीजिए सबसे पहले। फिर आपको टाइम मिलेगा जो बाकी ऑप्शंस है उस पर थिंक करने का कि कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, कौन सा ज़्यादा करेक्ट हो सकता है इन कंपैरिजन टू अदर। जो बिल्कुल गलत है वो तो हट ही गया लीग से। नेवर हैज़ ए यूनिट, नेवर हैज़ ए, नेवर हैज़ अ यूनिट, नेवर हैज़ अ यूनिट बोला जा सकता है क्या? क्योंकि क्या है कि जैसे परसेंटेज हो गया, है ना, परसेंटेज के टर्म्स पे किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, परसेंटेज एज ए यूनिट हो गया, है ना। भले उसका ये नहीं है, डायमेंशनलेस है, बट इट हैज़ सम यूनिट, है ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मतलब बट कुछ यूनिट है उसका। MLT के टर्म्स पे नहीं होगा, परसेंटेज होगा, परसेंटेज इंडिपेंडेंट है MLT के टर्म्स पे, बट कुछ यूनिट है, राइट।
फिर क्या है कि ऑलवेज हैज़ ए यूनिट। ऑलवेज का भी तो नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये जो रेशियो है इस पे रेशियो पे यूनिट नहीं है। मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मे हैव ए यूनिट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, क्योंकि किसी किसी केसेस में यूनिट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ केसेस पे यूनिट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या बोलता है। यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ कि जिसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिटलेस क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन हुआ कि जिसके डायमेंशन 0 हैं। अगर हम जो अभी तक हमने पढ़ा, यूनिटलेस क्वांटिटी क्या हुआ, ये हुआ, है ना। यूनिट ही नहीं रहेगा कोई सा, ना लेंथ के टर्म्स पे, ना मास के टर्म्स पे, ना टाइम के टर्म्स पे, ठीक है, तभी उसे यूनिटलेस कहेंगे। अभी ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या बोलता है। ए, नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन। अच्छा, इसे घुमा कर लिखा है इसने, नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन। इसका क्या मतलब हुआ, ऑलवेज इट हैज़ अ ज़ीरो डायमेंशन, है ना। तो ऑप्शन ए का मतलब हुआ इट हैज़ अ ज़ीरो डायमेंशन। यही सही हो गया, पहला ही वाला सही हो गया, ठीक है। ऑलवेज हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन। ऑलवेज हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, अगर नॉन ज़ीरो कर दिया किसी डायमेंशन को तो यूनिट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस पे, है ना, तो वो भी गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन है मे हैव अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन। मे हैव अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन नहीं चलेगा इस बार, नॉन ज़ीरो जहाँ हुआ वहाँ उसका यूनिट आ जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट, यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी क्वांटिटीज दैट आर यूनिटलेस, सच एज रेशियोज, परसेंटेजेस। ओके, अब हम मूव करते हैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स का है, ये फिज़िक्स पे कैसे आ गया, तो एक्चुअली ये फिज़िक्स का ही क्वेश्चन है इसीलिए फिज़िक्स पे आया। अभी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ऑब्वियस है। डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, डी एक्स बाई रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a to the power n साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए माइनस 1। अभी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, वैल्यू ऑफ n फाइंड करना। अब जो साइन के अंदर जो भी टर्म है वो डायमेंशनलेस होगा, है ना। क्यों डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि उसके अंदर एंगल रहेगा, राइट। फिर उसके बाहर क्या बचा, a to the power n, इसका डायमेंशन हो सकता है ना। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये क्या है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये जो नीचे वाला टर्म है, ऊपर वाला टर्म है dx, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ लेंथ, है ना। तो डायमेंशन के टर्म्स पे क्या डिफरेंशियल, क्या लेंथ, सारे का जो डायमेंशन होगा वो l ही होगा। फिर रूट अंडर ये समथिंग माइनस समथिंग, है ना, तो वो क्या हो रहा है एल स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर, कुछ भी माइनस करके रख लो, ये इसका जो डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, है ना। इसे एलिमिनेट करो, इसके जगह पे क्या लिखो, एल होगा। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनलेस हो गया यह, तो a टू द पावर n इज इक्वल टू डायमेंशनलेस।
यानी कि लेंथ का पावर 0, है ना। तो वैल्यू ऑफ n इज फर्स्ट ऑप्शन 0। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव 1 हमारा हो गया। अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 पे। ऑब्जेक्टिव 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ ml to the power -1 t to the power -2 is corresponds to क्या, corresponds to work done by force, corresponds to ml to the power -1 t to the power -2। क्या चीज़ का डायमेंशन बताता है? क्या ये वर्क डन बाय अ फोर्स का, वर्क डन का क्या डेफिनेशन होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपको स्टैंडर्ड 10 में भी पता होगा, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यह क्या हो गया? फोर्स का डायमेंशन हो गया ml t टू पावर -2 इंटू एल, तो ये हो गया ml स्क्वायर t टू द पावर -2। ये तो नहीं हुआ इसके बराबर। सेकेंड क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ये m हो गया, और ये क्या हो गया? L t टू द पावर -1। ये भी नहीं हुआ, है ना। L टू द पावर -1 चाहिए, दोनों गलत हो रहे हैं। अब C प्रेशर देखते हैं, इस पे भरोसा है हमें, प्रेशर सही हो जाना चाहिए। प्रेशर, है ना। ये क्या है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। ये क्या होगा? ml t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। ये हो गया ठीक। तो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, बट ऑब्जेक्टिव 2 इज मोर देन वन राइट आंसर, तो हमें हर ऑप्शन चेक करने हैं, है ना। तो ऑप्शन 4 हम चेक करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या है? एनर्जी भी वर्क डन होता है ना। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, है ना। एनर्जी इज वर्क डन, ओके, सिंपली। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया अब हम चेक करते हैं। एनर्जी पर एरिया, एनर्जी क्या हुआ? वर्क डन ही हो गया, ml स्क्वायर t टू द पावर -2 पर यूनिट एरिया, नहीं सॉरी, एनर्जी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, सॉरी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अभी ये क्या हो जाएगा? L टू द पावर 3 हो जाएगा। ये हो गया ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। दो राइट आंसर्स हो गए, है ना। डी भी हो गया और सी भी हो गया इस केस में, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ut प्लस AT स्क्वायर, ये थोड़ा सही है थोड़ा गलत है ना। s इज इक्वल टू यूटी प्लस AT स्क्वायर, वैसे हाफ AT स्क्वायर होता है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, इसके रिस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू करता है कि नहीं। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इट मे बी करेक्ट और इट मे बी रॉन्ग, है ना। ये भी एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है जो करेक्ट है। अगर ये नहीं रहता तो ये इनकरेक्ट हो जाता, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन अगर है तो 50-50% चांस होता है कि इट मे बी करेक्ट और इट मे नॉट बी करेक्ट, है ना, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स नहीं रहते हैं। अगर दो टर्म का एडिशन है, वो एडिशन वाले टर्म्स नहीं रहते हैं उस पर। इट कैन ओनली टेल यू द मल्टीप्लायर्स
ऑफ वन डायमेंशन मल्टीप्लायर्स ऑफ द बेस यूनिट्स। अगर किसी डिराइव्ड यूनिट को आप डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स के जो मल्टीप्लायर्स में है, एक मल्टीप्लायर ब्लॉक है, उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी डिराइव्ड यूनिट्स से। मतलब अगर इसको आप अज्यूम करोगे कि माई डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो आपको इस थॉट प्रोसेस से इक्वेशन आएगा वो आएगा s इज इक्वल टू के ए टी स्क्वायर, है ना। ये डायमेंशनल एनालिसिस से आप यू टी प्लस ए टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। इट मे बी करेक्ट, मे लिखा है इसमें। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, ये भी बात है। जो पहला हमने लिखा था यू टी प्लस ए टी स्क्वायर वो इनकरेक्ट था, है ना। डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट है बट एक्चुअली में इनकरेक्ट है। तो अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, ये भी सही है। डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है लेकिन ओवरऑल इस इक्वेशन के हेल्प से आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे, है ना। फिर सी, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ये तो एकदम गलत है। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन अगर हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया मतलब इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड आपका जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट होना ही है। ये डायमेंशनल रूल है कि ये all the parts of a particular equation, all the components of a particular equation has to have the same dimension। तो सी ऑप्शन जो हमारा है वो गलत है। ऑप्शन डी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी है अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, एक ही बात हुआ। ये तो थोड़ा घुमा घुमा के इससे बोला जा रहा है। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट होगा। एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन डी है इसमें बेटर लिखा होना चाहिए कि अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज़ इनकरेक्ट, मे बी की बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है इस केस में। बट मुझे जो लगता है कि इसमें बेटर ऑप्शन होना चाहिए कि अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट, ये फिर तब ठीक रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अभी इस पे क्या है, ऑल द क्वांटिटीज में बी, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बिल्कुल सही। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटीज़ है, उसी के टर्म्स पे हम हमारा जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है और या फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसे हम मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज इट सेज ऑल द क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। यही होता ही है, यही इस चैप्टर का क्रक्स है ना। ऑप्शन बी है ऑल बेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, बिल्कुल सही। कोई भी बेस क्वांटिटी है जैसे मास, इसको एल के टर्म्स पे और टी के टर्म्स पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, एनी बेस क्वांटिटी cannot be represented dimensionally in terms of rest of the base quantities, है ना। तो ऑप्शन सी क्या है, the dimension of a base quantity in other base quantities is always 0। इस बेस क्वांटिटी का किसी और बेस क्वांटिटी के टर्म्स पे डायमेंशन क्या है, 0 है, ठीक है। द डायमेंशन, ऑप्शन डी हम देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी।
ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? द डायमेंशन ऑफ अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर ज़ीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेते हैं ना एल टी टू द पावर -1, ठीक है, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है नहीं। एल और टी के टर्म्स पे, एल और टी और फंडामेंटल क्वांटिटी उसके टर्म्स पे हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। द डायमेंशन ऑफ अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर ज़ीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। इन एनी बेस क्वांटिटी तो नहीं हुआ भाई, इस पे क्या हुआ, एल के टर्म्स पे तो इसको रिप्रेजेंट किया, टी के टर्म्स पे भी ये -1 हो गया, बट मास के टर्म्स पे ये 0 हो गया, है ना। या और भी जो है करंट के टर्म्स पे ये 0 हो गया, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के टर्म्स पे 0 हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टर्म्स पे 0 हो गया। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सारे ऑल द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को पकड़ के नहीं चलेगा ना, 1 2 कोई भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इट सेज द डायमेंशन ऑफ अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर ज़ीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू।